नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत जो बीए में आपका सेकेंड सेमेस्टर है और उसमें जो भूगोल विषय का जो आपका सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है। ज्योग्राफी यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में जो भूगोल के अंतर्गत आपको पेपर पढ़ना है उसका नाम है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी। इससे संबंधित हमने पिछले वर्ष 4 यूनिट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट की थी। आपको ज्ञात है कि मानव भूगोल के अंतर्गत आपको 8 यूनिट पढ़नी है, जिसमें हमने प्रथम जो आपकी 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं यूनिट है उसे हमने वीडियो के माध्यम से ख़त्म किया। ठीक है। और पहली यूनिट के अंतर्गत हमने 2 वीडियो बनाए। जो पहला था आपका मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषाएं और उसका विषय क्षेत्र, और दूसरा वीडियो जो था वो था आपका मानव भूगोल के उपागम। ठीक है। तो उन वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं, यानी कि ये जो 4 यूनिट के वीडियो पड़े हैं इन्हें भी देख सकते हैं, और ये जो 2 वीडियो पड़े हुए हैं आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो इस वर्ष हम मानव भूगोल के सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो हम अब शुरुआत करेंगे पहली यूनिट से। जो बचे हुए वीडियो हैं उन पर चर्चा करेंगे, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी यूनिट से संबंधित जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप प्रयास करिए कि जो 4 यूनिट के वीडियो पड़े हैं उन्हें भी देख लीजिए, और ये जो अब हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें भी आप इन्हें देखते हुए चलिए और नोट डाउन करते हुए भी चलिए। पीडीएफ आपको लेक्चर या टॉपिक ख़त्म होने के साथ साथ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। तो पहली यूनिट के अंतर्गत एक आपका टॉपिक है जिसका नाम है मानव पर्यावरण संबंध। ठीक है, यानी कि इंटर रिलेशनशिप ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी मानव और पर्यावरण का संबंध कैसा है। आपको दोस्तों ज्ञात है कि पर्यावरण का अर्थ होता है किसी भी जीव के चारों ओर जो परिस्थितियां पाई जाती हैं, यानी एक जीव चारों ओर जिन परिस्थितियों से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ये परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं, ये जैविक हो सकती हैं और ये अजैविक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। ठीक है। तो मानव और इन्हीं परिस्थितियों के संबंधों पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। मानव प्रत्येक प्रकार के क्रियाकलापों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है, यानी इंसान जो भी कुछ कार्य कर रहा है वो पर्यावरण पर निर्भर है उसके लिए। मानव एक कलाकार के रूप में पर्यावरण द्वारा प्रदत्त रंगमंच पर कार्य करता है। यानी जो दोस्तों पर्यावरण है वह मानव के लिए एक रंगमंच तैयार करता है। ठीक है, जिसमें उसे एक्ट करना होता है, यानी कि कलाकार के रूप में, यानी कि एक वो एक्टर के रूप में इस रंगमंच पर काम करता है। कहीं पर्यावरण उसे प्रभावित करता है, यानी पर्यावरण कहीं मानव को प्रभावित करता है, तो कहीं वह यानी कि मनुष्य उसके साथ अनुकूलन तथा परिवर्तन करता है। ठीक है, यानी कि किसी जगह पर पर्यावरण मानव को पूर्णतः प्रभावित करता है तो किसी जगह पर मानव पर्यावरण के साथ अनुकूलन और परिवर्तन भी करता है। इसे ही पर्यावरण समायोजन यानी एडजस्टमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो लगभग आज से 10 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। तो जब प्रारंभ में मानव का विकास इस पृथ्वी पर हुआ तो उस समय मानव और पर्यावरण के कैसे संबंध थे। यानी प्रारंभ में आदि मानव, आदि मतलब प्राचीन मानव जो था, कि भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता 2 प्रकार की होती थी। यानी जो प्राचीन समय का मानव था जो प्रारंभ में विकसित हुआ था
उसका पर्यावरण के साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया होती थी वो दो रूपों में होती थी। कौन कौन सी? ग्राही और दाता के रूप में। ग्राही का मतलब है दोस्तों कि वह पर्यावरण से क्या लेता था, यानी पर्यावरण से वो क्या ग्रहण करता था। देता का मतलब है कि वह पर्यावरण को क्या देता था। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, एक हाथ लेना एक हाथ देना। तो जो लेता था वो ग्राही कहलाया और जो उसे देता था वो दाता कहलाया। तो अब देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के संबंध कैसे रहे। मानव तथा पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों को प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान काल तक 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे बता दें आपको कि प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है कि ना तो इसके कोई साक्ष्य उपलब्ध हैं हमारे पास, ठीक है, वो लिखित साक्ष्य भी नहीं है, मतलब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल ना हो, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, और जब साक्ष्य उपलब्ध हों और हम उसे पढ़ ना पाएँ, ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी साक्ष्य उपलब्ध होते हैं और हम पढ़ भी नहीं पाते, और एक टाइम ऐसा आता है कि साक्ष्य भी उपलब्ध उपलब्ध होते हैं और हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। तो प्रारंभ से लेकर यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान समय तक हम 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं मानव और पर्यावरण के मध्य जो बदलते हुए संबंध है। और वो कौन कौन से चरण हैं? पहला चरण है आदि मानव द्वारा आखेट करना। आखेट का मतलब होता है दोस्तों शिकार करना एवं भोजन संग्रह करना, यानी कि वह शिकार करता था और भोजन को संग्रहण करता था। दूसरा फेज यह आता है तो आदि मानव द्वारा कृषि कार्य करना, यानी पहले वो क्या करता था, शिकार करता था, अब वह कृषि कार्य करने लगा। तीसरा आता है आदि मानव द्वारा पशुपालन करना, यानी पहले तो शिकार करता था फिर कृषि कार्य उसने सीखा, अब पशुपालन भी करने लगा। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है विज्ञान यानी प्रौद्योगिकी विकास का काल, यानी कि आज का समय, आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समय पर हम जी रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं 4 चरणों में हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध कैसे बदलते रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से भी दोस्तों आप देख सकते हैं मानव और पर्यावरण के संबंधों को, कि आखेटक काल या हम इसे शिकारी काल भी कैसे कह सकते हैं, इसे आदि मानव काल भी कहते हैं। क्या करते थे उस समय? तो पाता, यानी कि पाता का मतलब दोस्तों ग्राही है, ठीक है, ग्राही और दाता तथा भौतिक मानव, यानी उस समय का जो दोस्तों मानव था वो पर्यावरण पर पूर्णतः निर्भर था, यानी उसका खान पान रहन सहन सब कुछ पर्यावरण ही निर्धारित करती थी कि वो क्या खाएगा क्या पहनेगा, ये सब कुछ पर्यावरण पर निर्धारित था। ठीक है, इसके बाद आया पशुपालन काल। इसमें उसने रूपांतरण करना शुरू किया, यानी कि अब वह रूपांतरण कर्ता बन गया और यहाँ से विकास हुआ एक सामाजिक मानव का, यानी कि लोग अब बस्तियों में रहने लगे, घर बना करके रहने लगे। ठीक है, तो इसे हम सामाजिक मानव कहेंगे। इसके बाद आया कृषि काल। इसमें दोस्तों आप थोड़ा थोड़ा अंतर याद रखिएगा, यहाँ पे देखो कारक है, ठीक है, यहाँ पे वो रूपांतरण करता है लेकिन यहाँ पे वो परिवर्तन करने लगा है अब। ठीक है, यानी कि जो चीज़ पहले थी उसे पूर्णतः उसने परिवर्तित कर दिया। अब यहाँ बन गया वो आर्थिक मानव, यानी अब जो वो काम करेगा वो केवल लाभ को ध्यान में रखकर ही करेगा। इसके बाद आया प्रौद्योगिकी काल। प्रौद्योगिकी काल में मनुष्य कैसा बन गया? विध्वंसक बन गया, यानी प्रौद्योगिकी मानव बन गया। यानी जो आज का मानव है वो पर्यावरण को पूर्णतः विध्वंस करने की कगार पर खड़ा है। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है आपका, ठीक है, तो आज का जो मानव है वो इस पर्वत को तोड़ फोड़ करके यहाँ पूर्णतः साफ कर सकता है और यहाँ पर एक खेल का मैदान भी बना सकता है। तो इसने क्या कर दिया? विध्वंस कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रौद्योगिकी मानव। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे इंसान प्राचीन समय से आज के समय तक किस प्रकार मानव और पर्यावरण के संबंध बदले हैं। कैसे बदले हैं? पहले वो एक कारक था केवल मानव और पर्यावरण के मध्य,
फिर वो रूपांतरणकर्ता बना, इसके बाद वो परिवर्तनकर्ता बना और इसके बाद वो विध्वंसक बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, यानी जो मानव है उस पर पर्यावरण किस प्रकार प्रभाव डालता है। पर्यावरण जो या पर्यावरण कह सकते हो, पर्यावरण को आप प्रकृति भी कह सकते हो, किस प्रकार प्रभाव डालता है। तो एक तो होता है सीधा प्रभाव कि पर्यावरण का सीधा प्रभाव है, उसके खान पान, उसके रहन सहन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है मानसिक प्रभाव, यानी कि किसी क्षेत्र के लोग कितने बुद्धिमान होंगे, उनकी विचार शक्ति कितनी अधिक होगी, यह भी पर्यावरण द्वारा प्रभावित होता है। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का मतलब है दोस्तों कि मनुष्य कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं करेगा। आर्थिक क्रियाएं मतलब वह क्रियाएं जो इंसान धन कमाने के लिए करता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के द्वारा ये आर्थिक क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। सामाजिक प्रभाव का मतलब है कैसे वो घर बनाएगा, कैसी बस्ती होगी, ये सब भी पर्यावरण के द्वारा ही प्रभावित होता है। इसके बाद है मानव की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक। मानव की गतिविधियों का मतलब है दोस्तों कि मनुष्य किस जगह पर रहेगा और किस जगह पर नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मानव की गतिविधियों से संबंधित प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं, अब इन्हीं प्रभावों को देखते हैं। भौतिक सीमाएं, यानी जैविक और भौतिक सीमाएं, यानी कि सीधा प्रभाव। जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह कार्य करने हेतु सक्षम होता है। अतः मौसम व जलवायु के कारक सभी जीवों और पौधों के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो जलवायु के कारक होते हैं, जलवायु के कारक आपको कई बार ऑफलाइन के माध्यम से भी बताया गया है कि जैसे तापमान है, सूर्य तप है, वर्षा, हवा यानी कि पवन, बादल, आर्द्रता, नमी आदि चीज़ें हैं जो ये जलवायु के कारक हैं। ये सभी जलवायु के कारक मानव शरीर पर सीधा प्रभाव डालते हैं। मानव शरीर पर सीधा प्रभाव डालने का मतलब यह है दोस्तों कि मानव का रंग कैसा होगा, काला होगा या गोरा होगा, ये भी जलवायु के द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्य लंबा होगा कि छोटा होगा, ये भी जलवायु के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जलवायु के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। यह केवल जीवों पर ही लागू नहीं होता, ये जीवों और पौधों के जीवन पर भी लागू होता है। किसी क्षेत्र के पौधे कितने लंबे होंगे, ये जलवायु द्वारा निर्धारित होता है, और किसी क्षेत्र के जो पौधे हैं वो कितने छोटे होंगे, ये भी पर्यावरण द्वारा यानी जलवायु द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, इसके बाद है संसाधनों की सुलभता। संसाधनों की सुलभता मनुष्य के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इससे ही मनुष्य अथवा किसी देश की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, सामाजिक स्थिरता व अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी निर्धारित होते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों है कि यानी कि अगर संपूर्ण पृथ्वी को अगर हम ले लें तो इस पृथ्वी में कहाँ पर कौन सा संसाधन होगा, ये पर्यावरण के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, और ये संसाधन मनुष्य की आर्थिक क्षमता, उनकी सामाजिक स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि को भी निर्धारित करते हैं। इसके बाद है आचार परक नियंत्रण। आचार परक नियंत्रण का मतलब कहने का है दोस्तों कि मनुष्य का व्यवहार कैसा होगा, ये भी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जाति विविधता को निर्धारित करते हैं तथा मनुष्य के चिंतन की विचारधारा, उनकी संस्कृति, आचार व व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि मनुष्य को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो पर्यावरण ही करता है। ठीक है, यानी उसका रहन सहन, खान पान, उसका
उसकी संस्कृति, सभ्यता, उसका बोलना, ये सब कुछ जो निर्धारित होता है वो पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होता है। इसके बाद है कि पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। अभी तक हम बात कर रहे थे कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव, अब हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण पर मानव क्या प्रभाव डालता है। तो जो मनुष्य है दोस्तों वो एक बुद्धिमान प्राणी है, वो शांत नहीं बैठता है। अगर प्रकृति कुछ कर रही है तो मनुष्य उसके अगेंस्ट ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ठंडी का सीजन है, ठीक है, तो जो ठंड पड़ रही है वो तो पर्यावरण की देन है, ठीक है। लेकिन ठंड में क्या होता है, मनुष्य अपना रिएक्ट करता है यानी क्रिया करता है। वो क्या करता है, इस ठंड से बचने के लिए वह स्वेटर पहनता है, जैकेट पहनता है, आग जलाता है। तो दोस्तों वह शांत नहीं बैठा, उसने पर्यावरण के द्वारा दिए गए इस मौसम को बदलाव करने की कोशिश की, या उसके साथ अनुकूलन करने की कोशिश की, या सामंजस्य करने की कोशिश की, ठीक है। तो इन्हीं सब क्रियाओं के कारण मानव का पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे खनन यानी कि माइनिंग, औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिक कृषि यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर, शहरीकरण यानी अर्बनाइजेशन, आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य पर्यावरण पर लगातार परिवर्तन करता रहता है, ठीक है। यानी इन सब क्रियाओं के द्वारा मनुष्य पर्यावरण का लगातार परिवर्तन करता रहता है, उनका रूपांतरण करता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि दोस्तों जब मनुष्य पर्यावरण का परिवर्तन करता है यानी कि विध्वंस करता है, तो उससे कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याओं का जन्म होता है और उनका समाधान क्या हो सकता है, यानी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन व जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपयोग में वृद्धि से उत्पन्न हुई हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया है अवनयन। अवनयन का मतलब है जैसे कोई तत्व है, इस तत्व के गुणों यानी कि उसकी जो क्वालिटी है उसकी लगातार क्वालिटी में ह्रास होते जाना यानी माइनस होते चले जाना, ये क्या होता है, अवनयन होता है, ठीक है। तो वो समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पर्यावरणीय समस्याएं वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं जो अवांछनीय हैं तथा स्थानीय, क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धारणीयता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो कि क्या है, पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन है जो अवांछनीय यानी कि स्वीकार्य नहीं होता। तो इन समस्याओं को अलग अलग स्तर पर देखा जा सकता है। जैसे स्थानीय स्तर पर जैसे कि मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना इनमें प्रमुख है। यानी ये स्थानीय स्तर की पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन, मृदा प्रदूषण, जल जनित रोग, वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना। इसके बाद अगर क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो जैसे कि बाढ़ आना, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा, तेल रिसाव के कारण भी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो जैसे प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण, भूमंडलीय तापन जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हो, ओजोन क्षरण यानी कि ओजोन डिप्लेशन, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, प्रजातियों का विनाश होना, ये प्रमुख पर्यावरणीय समस्या के रूप में विश्व के सामने एक बड़ा खतरा है। और ये समस्याएं आपको दोस्तों हमने बताया कि कैसे खड़ी हुई हैं। तो मनुष्य ने इन्वायरमेंट का लगातार परिवर्तन किया है यानी इसका लगातार विध्वंस किया है, जिसके कारण ये सभी समस्याएं आ गई हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान पर्यावरणीय समस्याएं
संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है। यानी कि आज के समय में जो भी समस्याएं अभी आपको गिनाई गई हैं, उसका जो प्रमुख कारण वो क्या है? संसाधनों का कुप्रबंधन, यानी कि सही तरह से संसाधनों का उपयोग ना करना। इन समस्याओं का स्वरूप केवल स्थानीय ना होकर वैश्विक होता है, जबकि अभी बताया जो कि अतः इसके समाधान के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने चाहिए। ठीक है। और दोस्तों ऐसा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास होते भी हैं। अब वो कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे हम आपको बता दें कि अभी आपका COP28 की बैठक हुई है। ठीक है। और ये हुई कहाँ पर है? UAE में हुई है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि UAE का फुल फॉर्म क्या होता है। इसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। तो ये भी क्या है? एक प्रयास था। पर्यावरण की समस्या का समाधान तभी किया जा सकता है जब इस समस्या को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्र का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, तभी हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों आगे है कि मानव और पर्यावरण के संबंध पर आधारित कई विचारधाराएं आई। ठीक है, कई विचारधाराएं। दोस्तों हम इन विचारधाराओं के बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे, वो कौन कौन सी विचारधाराएं। यहाँ पे हम केवल उनका परिचय दे देते हैं कि नियतिवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म, संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म, नवनिश्चयवाद यानी न्यू डिटर्मिनिज्म, संभाव्यवाद यानी प्रोबेबिलिज्म। ये 4 विचारधाराएं आई जो मानव और पर्यावरण के संबंध पर आधारित हैं। हम यहाँ पर केवल इतना बता दे रहे हैं आपको कि ये जो दोनों विचारधाराएं हैं, इनमें ये बात करती हैं कि पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट शक्तिशाली यानी प्लस है या ह्यूमन प्लस है। ठीक है, इन्हीं पर ये सारी आधारित हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इन्वायरमेंट कहीं का ज़्यादा प्रभावशील है तो वो नियतिवादी विचारधारा है। अगर मानव ज़्यादा शक्तिशाली है तो वो संभववादी विचारधारा है। अगर मानव और पर्यावरण दोनों संतुलन की अवस्था में है तो वो निश्चयवाद विचारधारा है। और अगर मानव पर्यावरण के अनुसार कार्य करता है तो वो संभाव्यवादी विचारधारा है। ठीक है, तो इन पर हम चर्चा करेंगे आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है इसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि नियतिवाद पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।